Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग morning, गुड sir. मॉर्निंग बेटा Good morning, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा आवाज जा रही है क्लियर? वॉइस इज क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कैसा चल रहा है केमिस्ट्री का क्लास? हेलो हेलो, Yes, sir. केमिस्ट्री का क्लास अभी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है? सही चल रहा है, सर। आवाज और वीडियो बहुत अच्छी है। आवाज तो बहुत कम जा रही है। आवाज जा रही है ठीक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा। तो अभी आपको यूनिट टेस्ट भी होना है इस हफ्ते में, 20 को है। 20 को आपका यूनिट 20 को ये बता दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इज मैक्सिमम फिनिश्ड ना। 99% सिलेबस आर फिनिश्ड। केवल बैटरी बचा हुआ है तो उसको आज मैं समाप्त कर दे रहा हूँ, बैटरी और कोरोजन्स। आप बेसिकली यही चैप्टर तैयार रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के होने हैं, ठीक है? सर कब होगी टेस्ट डेट? 20 को है। कब से? 20 को है डेट। स्टार्ट है सारा टेस्ट। 20 को है, ऑनलाइन होगा पेपर। सर कैसे होगा? सर सॉल्यूशन भी आएगा। हेलो सर चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन, ये भी आएगा एग्जाम में? नहीं बेटा, केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो पोर्शंस चल रहे हैं, जो जहाँ मतलब आज खत्म फिनिश हो जाएगा, जी सर। तो यही तक आएगा। आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर तैयार रखिए। बाकी सॉल्यूशन तो सर पढ़ा रहे हैं अभी ना, अभी तो बाकी है। तो केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। आज जो रिमेनिंग पोर्शन है हम आपको फिनिश कर दे रहे हैं। हम आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में ड्राई सेल के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ मरकरी सेल। मरकरी सेल बेसिकली जो है, एक तरह से ये भी प्राइमरी सेल है। इट इज द प्राइमरी सेल। ये भी एक प्रकार का इट इज द प्राइमरी सेल, जिसका आउटपुट वोल्टेज जो होता है इसका 1.35 वोल्ट होता है। इसका आउटपुट वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। और बेसिकली ये यूज करते हैं, इसका यूज इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, इसमें इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली ये प्राइमरी सेल ही है जो नॉट रिचार्जेबल होती है। नो रिचार्जेबल होती है। इट इज नॉट रिचार्जेबल। तो मरकरी सेल भी प्राइमरी सेल है। इट इज प्राइमरी सेल एंड नॉट रिचार्जेबल। इट्स आउटपुट वोल्टेज इज 1.35 वोल्ट एंड इट इज यूज इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस। बेसिकली मरकरी सेल में कंसिस्ट क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट, ये जो कंसिस्ट, इसमें भी वही चीज है। एनोड होता है और एक क्या होता है? कैथोड होता है। एक क्या होता है? कैथोड। दो चीज इसमें भी होती है मरकरी सेल में भी, जो एनोड होता है और दूसरा क्या होता है? कैथोड होता है। ठीक है। एनोड पर आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होना है, और कैथोड पर क्या होना है? रिडक्शन होना है। क्लियर है? और इसके बीच में जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। आप देखिएगा बीच में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। हमारे बेसिकली बनाने का मतलब क्या है? इसका जो एनोड है वो किसका बना होता है? इसका जो एनोड है ZnHg, जिंक और मरकरी एमलगम का बना होता है। एमलगम का बना होता है। और इसका जो कैथोड है वो पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO एंड कार्बन, इसका पेस्ट होता है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ZnO प्लस KOH यूज एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ये इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट में ऐसी चीजें हैं। मतलब मरकरी सेल कंसिस्ट ZnHg एमलगम एनोड
पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एक्ट एज कैथोड। अब यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, मतलब मेरे पास जो Hg ZnHg है, यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ZnO में चेंज हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये H2O हम यहाँ ऐड करते हैं। H2O ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 2OH नेगेटिव लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, ये 2OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें है, H2O ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 हो गया। मरकरी को देखना नहीं, मरकरी तो प्रेसिपिटेट हो जाती है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। मरकरी जो है इसकी प्रेसिपिटेट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन होना है, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है यहाँ पर OH माइनस से, तो यहाँ पर से कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बेटा, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ लॉस हो जाएगा। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखते हैं कि हो रहा है। दूसरी बात मेरे पास ये है, थोड़ा सा ये इरेज कर रहे हैं हम, ये मिटा रहे हैं आपको। पहले इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट समझिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि नीचे लिखने पर दिखाई नहीं देगा। मरकरी सेल में प्राइमरी सेल, ये इसका आउटपुट वोल्टेज 1.35 वोल्ट, यूज इन हियरिंग एड्स एंड वॉचेस, नॉट रिचार्जेबल है। इसमें कंसिस्ट क्या होता है, ZnHg का एमलगम होता है जो एनोड का काम करता है, और कैथोड के रूप में क्या होता है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन पेस्ट होता है, जो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। अब बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और KOH होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इसको हम इरेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात है, ये थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका हम वो बता रहे हैं कि इसका रिएक्शन कैसे प्रोसीड्स होता है, इसका मरकरी सेल का रिएक्शन। तो अब आप इसका रिएक्शन देखिए। हमने कहा कि एनोड रिएक्शन क्या है, व्हाट इज एनोड, एनोड रिएक्शन। एनोड किसका है, ZnHg का एनोड है, और इस रिएक्शन में क्या बनना है, जिंक ऑक्साइड बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 से यहाँ क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन क्रिएट हो रहा है। यहां पर हम ऐड कर देंगे H2O, और H2O ऐड करेंगे, ये जो है +2OH नेगेटिव, ठीक है। यहां हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक, क्लियर। रिएक्शन नंबर फर्स्ट। अब कैथोड रिएक्शन क्या होगा बेटा, कैथोड रिएक्शन की बात कर लो। कैथोड रिएक्शन में हम ले रहे हैं, किसका कैथोड ले रहे हैं, HgO का कैथोड ले रहे हैं, HgO का कैथोड ले रहे हैं। अब ये चेंज हो रहा है Hg में, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 +2 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और ये जो है हमारे पास H2O यहाँ ऐड कर देंगे, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, 2OH नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर देंगे। अब रिएक्शन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा, और OH से OH कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडॉक्स क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन ZnHg प्लस HgO इज इक्वल टू ZnO प्लस Hg। तो ये आपका मरकरी सेल का रिडॉक्स रिएक्शन है, क्लियर। आपको करना क्या है कि मरकरी सेल में यही देखें, ये एक तरह से प्राइमरी सेल है मरकरी सेल, और मरकरी सेल का जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन ये होता है। तो एग्जाम में जो आता है बेसिकली मरकरी सेल का रिएक्शन ही देता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि मरकरी सेल प्राइमरी सेल है, इसका आउटपुट वोल्टेज 1.35 वोल्ट है, हेयरिंग एड्स में इसका यूज करते हैं, नॉट रिचार्जेबल है। इसमें मरकरी और
Hg का एमलगम होता है जो एनोड का काम करता है, और मर्क्यूरी का ऑक्साइड कार्बन के साथ फील्ड होता है जो कैथोड का काम करता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है। देख लीजिए यहाँ पर जो मरकरी Zn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर इस केस में 2 से जो है 0 हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिएक्शन को कटा देते हैं तो ये आपका मरकरी सेल हो जाती है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं मरकरी सेल के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट सेल है लेड स्टोरेज सेल, जो सेकेंडरी सेल है, जिसको आप लोग उसी दिन हमने बताया था सेकेंडरी सेल के बारे में। तो अबाउट सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, तो किसी भी सेल को स्टडी करने के लिए इसके मेन पॉइंट्स को आप फोकस करेंगे। सेकेंडरी सेल में एक्सक्यूज मी सर, सेकेंडरी सेल जो है रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल की मीनिंग ये हुआ कि ये जो सेकेंडरी सेल है 2 सेल का काम करती है। एक सेल इसमें वोल्टेटिक सेल या गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, और सेकंड जो है इसमें जो वर्क है इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल है, यूज करते हैं जब इससे इलेक्ट्रिक करंट मिल जाती है तो डिस्चार्ज हो जाती है, फिर इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दे करके इसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो जब ये गैल्वेनिक सेल का काम करती है तो हमको ये इलेक्ट्रिक देती है। इलेक्ट्रिक क्या करती है? सप्लाई करती है, सप्लाई करती है। और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो जो बैटरी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो इसको फिर रिचार्ज करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या करते हैं? पास करा के इसको क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो ये रीयूज्ड हो सकती है, सेकेंडरी सेल रीयूज्ड हो सकती है। और इसका देखिए बेसिकली आपको समझना है, सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होती है आफ्टर यूज के बाद, और ये गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों का काम करती है। जिस समय हमको इलेक्ट्रिक करंट इससे मिलता है ये गैल्वेनिक सेल के जैसा बिहेव करती है, और जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तो उस समय जब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब जाके इसके अंदर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स हो जाए, उस समय ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बिहेव करती है। अब इसका आउटपुट वोल्टेज जो है उसके अंदर ले गए इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्लेट हम लिए हैं, तो इसका आउटपुट वोल्टेज अलग अलग होता है। और बेसिकली जितने भी इन्वर्टर्स हैं ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी जो होती है वो सेकेंडरी बैटरी है। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी हमको पढ़ना है लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल। इस बैटरी को एक्यूमुलेटर बैटरी भी कहा जाता है। एक्यूमुलेटर का मतलब स्टोरेज बैटरी, एक्यूमुलेटर बैटरी मींस स्टोरेज बैटरी। ये स्टोर करने का काम करती है, एनर्जी को स्टोर कर लेती है, और फिर जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है उस समय ये अपने अंदर से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स करा करके हमको एनर्जी प्रोड्यूस कराती है, एनर्जी देती है। तो इसको स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। और इस लेड स्टोरेज सेल के अंदर ये बेसिकली इसका यूज हम करते हैं ऑटोमोबाइल की जो बैटरी है और जो इन्वर्टर की जो बैटरी है, इसमें ये इसका यूज किया जाता है, यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन पार्ट पर जाने के लिए जाहिर सी बात है कि लेड स्टोरेज बैटरी में भी थोड़ा सा, जैसे कि मेरा फोकस है कि आपको पहले इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को समझाने के लिए इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया जाए कि व्हाट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, एंड ड्यू टू दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यू कंस्ट्रक्ट लेड स्टोरेज बैटरी इन प्रॉपर मैनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन अबाउट diagrammatic representation of lead storage battery. in lead storage battery lead का Pb का क्या होता है? एनोड होता है, लेड का एनोड होता है इसमें। मतलब इसमें यह है कि जो लेड है वो लेड सल्फेट, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, यहाँ पर +2 है, तो लेड पर एनोड ये है। लेड को एनोड इसलिए बोलते हैं, लेड का एनोड इसलिए होता है कि जो लेड है इसका ऑक्सीडेशन में 0 से +2 की तरफ जाता है। और यहाँ पर लेड ऑक्साइड का जो है PbO2 लेड डाइऑक्साइड का क्या होता है? कैथोड होता है। आवाज आ रही है सर? लेड डाइऑक्साइड का क्या होता है? कैथोड होता है। लेड डाइऑक्साइड का कैथोड होता है, और इस लेड डाइऑक्साइड के कैथोड के अंदर जरा ध्यान से देखिएगा, लेड डाइऑक्साइड के कैथोड में ये PbO2 PbSO4। यहाँ भी चीज यही है कि ये 0 ये +4 से +2 की तरफ कंस्ट्रक्ट होता है, और इसके अंदर हम फील्ड कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स फील्ड कर देते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट में 38% डाइल्यूट H2SO4 फील्ड होता है जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। इस लेड स्टोरेज सेल के अंदर जो ऑटोमोबाइल इन्वर्टर में यूज किया जाता है, इस लेड स्टोरेज सेल के अंदर लेड का एनोड होता है और लेड डाइऑक्साइड का कैथोड होता है।
अब एनोड पर सर। ऑक्सीडेशन प्रोसेस प्रोसीड्स होता है। यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन होना है लेड का, और लेड डाइऑक्साइड पे क्या होना है, रिडक्शन होना है। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन बढ़ा के रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में क्या यूज कर लेते हैं हम, H2SO4 यूज कर लेते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कि लेड स्टोरेज सेल के अंदर लेड का एनोड और लेड डाइऑक्साइड का कैथोड लेते हैं। लेड का जो एनोड लेते हैं, वो लेड का एनोड जो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो लेड सल्फेट में PbSO4 में जो है चेंज हो जाएगा, और लेड डाइऑक्साइड जो है वो भी PbSO4 में चेंज होगा। यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 रहा है तो बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जहां ऑक्सीडेशन होता है वही एनोड है, और जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो है वही क्या है, कैथोड है। तो हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, ये इसको बनाते कैसे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए करना क्या है, जरा इसको आप, हेलो सर। हाँ बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है अच्छी तरह से, हमको सुनाई नहीं दे रही है। हाँ बोलो, हेलो सर आवाज आ रही है क्या? हमारी आवाज जा रही है सर मेरी आवाज आपको मिल आ रही रही है? है आपकी, मेरी आ रही है जी नहीं, तुम्हारी Yes, आवाज sir, स्पष्ट नहीं आपकी आ आ रही, रही है। इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ बोलो बेटा, बहुत सर बहुत आप कम आवाज आ रही है बहुत आपकी। जल्दी जल्दी बोल रहे हैं सर, क्लियर नहीं हो पा। अच्छा ठीक ठीक, एक मिनट, हम आपको लेड स्टोरेज बैटरी सेल पढ़ा रहे हैं। इसका यूज जो है ऑटोमोबाइल या इन्वर्टर में किया जाता है, और लेड स्टोरेज सेल को एक्यूमुलेटर बैटरी भी कहा जाता है, ठीक है। और इस लेड स्टोरेज सेल के अंदर क्या है, लेड का एनोड होता है बेटा, और लेड डाइऑक्साइड का क्या होता है, कैथोड होता है। क्लियर। अब इस लेड के एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, और लेड डाइऑक्साइड पर क्या होना है, रिडक्शन होना है, ठीक है। अब इस लेड डाइऑक्साइड भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है, तो जाहिर बात है लेड डाइऑक्साइड में PbO2 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4 होगा, और PbSO4 में Pb का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। तो कैथोड पर रिडक्शन होना है, और इस लेड में जहां पर एनोड है, लेड जो है लेड सल्फेट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर Pb का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 0 है, और लेड सल्फेट में कितना है, +2 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। अब बीच में क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर लेते हैं, जिसमें 38% डाइल्यूट H2SO4 फिल्ड होता है। क्लियर है? हेलो अंगद? यस सर क्लियर है। अच्छा, तो अब इसका हम कंस्ट्रक्शन आपको बता रहे हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। सर एक सवाल पूछना था सर। हेलो, हाँ हाँ कुछ पूछना था। हाँ बोलो। सर ये एमलगम जो बना था जिंक का, जिंक हाँ एमलगम, हाँ, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 कैसे हो जाएगा? ऐसा है ना कि ZnHg है ना, यस सर। ZnHg था, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही है बेटा। एमलगम यहाँ तो मरकरी एमलगम के रूप में ली गई, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो केवल प्रेसिपिटेट हो जाती है, उसका कोई रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। Zn पर कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है सर। 0। यस सर। अब देखिए, अब इसका हम थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं लेड स्टोरेज सेल का। इसमें करना क्या है कि एक आप कंटेनर ले लो, ठीक है, ये कंटेनर आप ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर आपको करना क्या है कि 6 रॉड आपको ले लेने हैं। एक रॉड ये, फिर दूसरा रॉड, फिर ये तीसरी रॉड, फिर ये चौथी रॉड, फिर ये 5वीं रॉड, और फिर ये 6ठी रॉड। 6 रॉड इसमें हम ले लेते हैं। और जैसे ये रॉड जो है, ये रॉड है, ये 6 रॉड मैंने ले लिया। जो ये रॉड है, ये रॉड आपकी लेड डाइऑक्साइड की बनी है, और जो ये रॉड है वो किसकी बनी है, लेड की रॉड बनी है। इसके अंदर हम 38% इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फिल्ड कर लिए हैं, जो किसका काम करे, H2SO4 है। H2SO4 ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है जो 38% सोल्यूशन है। अब इस रॉड को, फिर इस रॉड को, जो लेड की रॉड है, इसको हम वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं। यहां से ये लेड रॉड है, पीबी की रॉड है,
जो एनोड का काम कर रही है, और इसका एनोड कैसा होगा, निगेटिव, गैल्वेनिक सेल है तो निगेटिव होगा। और यहाँ क्या होना है बेटा, ऑक्सीडेशन होना है, इस रॉड पर क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। क्लियर। और ये जो लेड ऑक्साइड वाली रॉड है, पॉजिटिव ना, नहीं, एनोड हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव होता है। गैल्वेनिक सेल का एनोड कैसा होता है, निगेटिव, कंफ्यूजन ना रहो। और ये आपका लेड ऑक्साइड की रॉड है जो किसका काम कर रही है, कैथोड का काम कर रही है, और ये कैथोड इसका कैसा है, पॉजिटिव है। क्लियर। तो यहां पर जो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका यही है कि ये कंटेनर आप ले लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर डाइल्यूट H2SO4 का 38% सोल्यूशन ले लेते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है, और ये प्लेट लगी हुई है, 3 प्लेट जो है किसकी है, लेड की प्लेट है ये वाली, जो एनोड का काम कर रही है, जिस पर ऑक्सीडेशन होना है, और ये 3 प्लेट जो है इसका काम कर रही है बेटा, कैथोड का काम, जो लेड डाइऑक्साइड की है, जो कैथोड का काम करती है। तो ये कंस्ट्रक्शन है इसका। तो एनोड पे क्या होता है, एट एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। क्लियर है। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो मेरे पास लेड एनोड है, चेंज हो रहा है, मैंने लिखा था PbSO4 में। क्लियर। अब यहां पर सल्फेट बन रहा है। अब ये सल्फेट जो है, इसमें सल्फेट कहां से आएगा, H2SO4 से आएगा। तो यहां पर हम सल्फेट यहाँ SO4 डबल माइनस ले लेते हैं, H2SO4 के स्प्लिटिंग से सल्फेट मिल जाता है तो PbSO4 हो जाता है, तो लेड सल्फेट हो गया। अब यहां पर सल्फेट पर 2 निगेटिव है, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये मेरे पास ऑक्सीडेशन का एक रिएक्शन बन गया। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। अब एट कैथोड मींस निगेटिव इलेक्ट्रोड, और यहां पर रिडक्शन होना है। कैथोड मतलब लेड डाइऑक्साइड, जो कैथोड है ये पॉजिटिव हम इसको लिखते हैं, और इस लेड डाइऑक्साइड जो PbO2 है बेटा, ये चेंज हो रहा है, ये भी PbSO4 में हो रहा है ना। अब यहां से इसमें सल्फेट को हम ऐड कर देंगे, SO4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर ऑक्सीजन 4 2 6 है, तो यहां पर 2 ही मेरे पास, तो 2H2 यहां ऐड कर देंगे, वाटर के ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, 4H+, यहां 4H+ ले लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है, मेरे पास सल्फर बैलेंस हो गया, सल्फर 1 है, लेड भी 1 है, तो यहां भी लेड क्या है, 1 है। ऑक्सीजन यहां 4 2 6 है, यहां पर 4 और 2 6 है। चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इधर निकला हुआ है, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, और दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो मेरे पास लेड स्टोरेज सेल बैटरी का रिडॉक्स रिएक्शन हमें मिल जाएगा। रिएक्शन हमें क्या मिल जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगा। तो ऐड करो तो रिडॉक्स रिएक्शन, यू विल ऑब्टेन रिडॉक्स रिएक्शन। यही इंपॉर्टेंट है, यही आता है एग्जाम में। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आप क्या कर दोगे, कैंसिल करा दोगे। अब देखो बचा क्या मेरे पास, एक तो Pb बचा, लेड बचा, अब प्लस क्या बच गया, PbO2 बच गया। अब 4H आयन और 2 सल्फेट को मिला के लिख सकते हो आप 2H2SO4 लिख सकते हो, 2H2SO4 इज इक्वल टू, यहां पर PbSO4 को लिख सकते हैं 2 PbSO4 अब प्लस 2H2। तो ये मेरा रिएक्शन प्रोसीड हुआ। तो लेड स्टोरेज सेल का ये रिएक्शन है जो आपको एग्जाम में आना है, तो ये रिएक्शन आप लिख जाइए। तो मैं आपको सेकेंडरी सेल के बारे में बताया कि सेकेंडरी सेल, ये लेड स्टोरेज सेल जो है एक प्रकार की बैटरी, सेकेंडरी बैटरी है जो चार्जेबल होती है। ये बिफोर यूज, जब इस समय से जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाती है, तब इस समय ये गैल्वेनिक सेल का बिहेव करती है, और गैल्वेनिक सेल से बिहेव करती है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से प्रोसीड्स होने से क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, और जो ही ये डिस्चार्ज हो जाता है, जब करंट सप्लाई इसको देते हैं तो ये रिचार्ज होने शुरू हो जाती है, और उस समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का ये बिहेव करना शुरू कर देती है। तो ये आपका गैल्वेनिक सेकेंडरी सेल है, जिसको हम लेड स्टोरेज सेल के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो। हेलो हेलो, अब लास्ट सेल मेरे पास बच रहा है फ्यूअल सेल। लास्ट सेल है फ्यूल सेल, जो इंपॉर्टेंट है, ये भी फ्यूल सेल।
FU फ्यूल सेल। सर हाँ बोलो, साउंड इसमें क्लियर नहीं आ सर रही ये है। लेड कैडमियम निकल कैडमियम सेल है। हेलो, देखिए फ्यूल सेल हेलो क्या है। देखिए फ्यूल सेल के अंदर हम आपको बताएंगे। सर एक्सक्यूज मी। हेलो, फ्यूल सेल बेसिकली जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, और इस सेल में क्या है कि ये हाई एफिशिएंसी की एनर्जी इसमें क्रिएट होती है और मैक्सिमम एनर्जी इससे आउटपुट होती है। और उसमें करना क्या है बेटा, फ्यूल सेल के अंदर जो H2 प्लस हाफ O2 है, इसके कॉम्बिनेशन से वाटर फॉर्म होता है और मैसिव एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है। और ये लॉट ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी का यूज जो है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कर लेते हैं। यूज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यह क्या है कि इसमें डायरेक्ट कंबसन होता है, जैसे हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड के कंबसन से जो लॉट ऑफ एनर्जी निकलती है, और ये मैसिव एनर्जी है, जो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि ये, इसलिए इस फ्यूल सेल का यूज जो है हम एयरक्राफ्ट वगैरह में करते हैं, स्पेस एयरक्राफ्ट में करते हैं, और इसमें कंटिन्यूअस एनर्जी निकलती रहती है फ्यूल सेल में। अब यहाँ इस सेल के अंदर देख रहे हैं कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो बना रहे हैं वाटर, जो वाटर आप बना रहे हैं, अगर ये हाइड्रोजन जो है ज्यादा सर एक्सप्लोसिव गैस है, ये कंबाइन करते तो एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं मिलने जाता है। मतलब ये रिएक्शन डायरेक्ट मेथड से नहीं होता है, रिएक्शन डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, मतलब इसको हम इनडायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम इसको रिएक्ट नहीं करा सकते हैं, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। और फ्यूल सेल की डिजाइनिंग कुछ ऐसी है ताकि हम एनोड और कैथोड को हम सेपरेट कर दें, और सेपरेट करके जो है रिएक्शन को प्रोसीड कराएं। और यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिएगा, इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, 0 है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर कितना है H2O में +1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से +1 की तरफ ये जा रहा है, 0 से +1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन है, तो जिधर से हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेंगे वही आपका एनोड का काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, फ्यूल सेल के अंदर जिधर से H2, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है, जिधर से H2 सप्लाई कर रहे हैं वही एनोड का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर जब वाटर का कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर होगा क्या कि 0 से +1 की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर ऑक्सीजन का 0 होगा और ये -2 है, तो ये 0 से -2 की तरफ ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होना है बेटा, रिडक्शन होना है। यहाँ पर क्या होना है, रिडक्शन होना है। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आप रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसलिए इन दोनों को एक साथ न मिलाने के लिए हमको करना क्या है कि एक सेल बनाना है। वो सेल कैसा है, फ्यूल सेल, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मेरे पास एक कंटेनर हम ले लेते हैं, और इस कंटेनर में जैसा कि आप की बुक में फिगर भी ड्रा किया हुआ है, इस कंटेनर के अंदर थोड़ा सा, और इस कंटेनर में ये ऐसे हम ये कर लेते हैं, और इसके बाद इसमें पोरस की, ये पोरस की रॉड लगी होती है। पोरस जो है ग्रेफाइट की रॉड लगी होती है, ये पोरस ग्रेफाइट की रॉड लगी है, जिसमें छोटे छोटे पोर हैं, बहुत टीनी माइक्रो पोर्स हैं। ये ग्रेफाइट की रॉड लगी हुई है, पोरस ग्रेफाइट की रॉड लगी है। ये फिगर ऐसे है आपका, दैट इज द फिगर ऑफ फ्यूल सेल। ध्यान से देखिए, ये जो है करना ये है आपको कि यहां से ये आप लिख दीजिए, इसका पोरस ग्रेफाइट रॉड है, और इसमें बेसिक सॉल्यूशन फील्ड होता है। उस बेसिक सॉल्यूशन का नाम है बेसिक NaOH सॉल्यूशन फील्ड होता है। यहां से हम H2 फ्लो कराते हैं, इनपुट कराते हैं किसको, H2 को। तो जिधर से H2 इनपुट करते हैं किसका काम करेगा बेटा, एनोड का काम करेगा। क्या काम करेगा ये, एनोड। इधर से हम क्या इनपुट कराते हैं, O2 इनपुट कराते हैं। इनपुट क्या है, O2 किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। ध्यान से देखिए, बस ये प्रोसेस आपको समझना है।
और जब ये H2 और O2 डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं, अगर डायरेक्ट मिलते तो एक्सप्लोशन हो जाता, एनर्जी तो निकलती लेकिन लॉट ऑफ एनर्जी निकलती, वो इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना सकते थे। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको इनडायरेक्ट वे में लेते हैं और यहाँ से जाता है तो कंबाइन करके वाटर बनता है और वाटर यहाँ से आउटलेट हो जाता है। H2O जो है आउटलेट हो जाता है, आउटलेट हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो यह इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम कर रहा है। अब होना क्या है कि रिएक्शन प्रोसीड्स करने हैं हमको। रिएक्शन क्या प्रोसीड्स करने हैं? एनोड पे, एनोड पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होना है, आपको ये भी पता है। तो होगा क्या है, एनोड पर जो है H2 है, ये किस में चेंज हो रहा है बेटा? H2O में चेंज हो रहा है, H2O में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब H2O में चेंज हो रहा है तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? 2OH माइनस। यहाँ देखिए 2OH माइनस लगा देने से हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 4 हुआ, तो यहाँ 2 लगा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 निगेटिव है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन आउट कर देंगे। ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैथोड पे क्या होना है बेटा? कैथोड पे रिडक्शन होना है। क्या होना है? रिडक्शन होना है कैथोड पे। ना तो सही। ध्यान से देखिएगा, कैथोड पे रिडक्शन होना है तो 1/2 O2 से मेरे पास 2OH निगेटिव फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर क्या लेके चलेंगे? H2O ले लेंगे। अब देखो 2 ऑक्सीजन तो 1 और 1 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, बैलेंस हो गया। अब मेरे पास चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हम ऐड कर देंगे। अब ये रिडक्शन हो गया, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और एक H2O से ये H2 कैंसिल होगा, एक H2 बच जाएगा। तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है 2OH से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा? 2OH कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? H2 प्लस हाफ O2 क्लियर इज इक्वल टू क्या बच गया मेरे पास? H2O प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकल जाती है। तो ये रिएक्शन देखिए फ्यूल सेल के अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड्स होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, फ्यूल सेल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है। फ्यूल सेल में यह एक प्रकार की ऐसी सेल है जिससे बहुत मैसिव एनर्जी क्रिएट होती है, लॉट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, और यह एनर्जी हाई एफिशिएंसी की होती है और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी निकलती है। बेसिकली कंबशन रिएक्शन इसमें होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं इसमें, जैसे मेथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो एनर्जी निकलती है। अब यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं H2 और O2, ये अगर हम डायरेक्ट यूज करें तो एक्सप्लोशन हो सकता है, इसलिए हम इस सेल को ऐसे डिजाइन कर देते हैं। और डिजाइन करने के बाद करते क्या है कि यहाँ पर एक हम पोरस ग्रेफाइट की रॉड लगा देते हैं और यहाँ से H2 इनपुट कराते हैं, इधर से O2 इनपुट कराते हैं ताकि डायरेक्ट न मिले। और जब ये इसमें इनपुट होता है तो क्या होता है कि रिएक्शन प्रोसीड्स होता है, वाटर फॉर्म होता है, वाटर आउटलेट हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो वायर के थ्रू फ्लो करा करके हम इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करते हैं। तो एनोड का रिएक्शन दिखाना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। H2 से क्या बनाना है? 2H2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये बेसिक है ताकि NaOH भरा है तो बेसिक मीडियम में इसको हम लेके चलेंगे। OH यहाँ से NaOH से मिल जाएगा हमको। कैथोड पे रिडक्शन होना है और रिडक्शन में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है और ये H2O लेकर के बैलेंस करके हम रिएक्शन को देखेंगे तो फिर मेरा ये रिएक्शन मिल जाएगा। तो देखिए आप इस सेल के अंदर जो यूज कर रहे हैं, जो हमारा प्रोसेस यूज हो रहा है, उसमें समझना ये आपको है कि चाहे वो सेकेंडरी सेल पढ़ रहे हो या प्राइमरी सेल पढ़ रहे हो, सेल के अंदर केवल एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को ही हमको देखना है। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, बोर्ड के क्वेश्चन में पुट अप करता है कि सेल रिएक्शन लिखिए, फ्यूल सेल का सेल रिएक्शन क्या होगा, तो ये फ्यूल सेल का सेल रिएक्शन है जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये आप रिडॉक्स रिएक्शन करके दिखाएंगे। और उसी तरह से हमने आपको ड्राई सेल में लेक्लांसी सेल का रिएक्शन बताया। लेक्लांसी सेल के रिएक्शन में भी वही आपको एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को कंबाइन करके रिडॉक्स रिएक्शन लिख देना है। फिर मैंने मरकरी सेल का बताया, दोनों के एनोडिक और कैथोडिक सेल के रिएक्शन को प्रोसीड करके वो बना देना है। अब एक चीज और हमारे पास बच रहा है, कोरोजन्स, रस्टिंग। कोरोजन्स वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं। कोरोजन्स का मतलब होता है किसी भी, जरा ध्यान से देखिएगा, कोरोजन्स लास्ट टॉपिक है क्योंकि इसको हम क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ भी देखेंगे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक्सप्लेन करना है, कोरोजन्स में कुछ है नहीं। इसको समझने के लिए आप हेलो यस सर। हाँ, ये फ्यूल सेल आपको समझ में आ गया? जी सर।
क्या बोलो, क्या समझ में सर आया? इसको कहाँ पे यूज करते हैं? इसको हाँ सर। बेसिकली इसको स्पेस एयरक्राफ्ट वगैरह भी यूज करते हैं, जहां पर अंतरिक्ष वगैरह में जो भरे जाते हैं वहां फुल सेल का ही यूज किया जाता है। जैसे जहां पर कंटिन्यूअस एनर्जी लेनी हो ना, वहां पर इसका यूज हम करते हैं। सर रॉकेट में भी लगा रहता है क्या? रॉकेट प्रोपेलेंट में फ्यूल सेल, देखिए स्पेस एयरक्राफ्ट में जो भी सेल लगे होते हैं ना, वहां पर फ्यूल सेल ही यूज किए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इससे कंटिन्यूअस एनर्जी निकलती है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और हाई इफिशियंसी की एनर्जी है और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है, इसलिए इसका यूज जो है हम बेसिकली रिसर्च सेंटरों में स्पेस एयरक्राफ्ट वगैरह में करते हैं। तो थोड़ा सा इसको देखिए, लास्ट टॉपिक मेरे पास बच रहा है बेटा, कोरोजन्स। जरा ध्यान से देखिएगा, कोरोजन्स वाला टॉपिक जो है आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और थोड़ा सा बचा हुआ, उसके बाद ये लेसन फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो कोरोजन्स में, कोरोजन्स क्या है? किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर, जैसे कोई मेटल है तो मेटल के सरफेस के ऊपर जो डिटोरियोरेशन होता है, डिटोरियोरेशन ऑन मेटल surface due to deposition of air, water, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस डिटोरिएशन को ही बोलते हैं कोरोजन्स। जो मेटल के सरफेस के ऊपर, जो जैसे कोई भी मेटल है, जैसे मान लीजिए कि आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है या कॉपर है, उसके ऊपर जो डिटोरिएशन होता है, जिससे क्या होता है कि मेटल का जो सरफेस है वो ग्रेजुअली रिड्यूस करता जाता है, इस प्रोसेस को कोरोजन्स बोलते हैं। अब जैसे कि आप फेमिलियर हैं, जैसे कोरोजन्स ऑफ आयरन, आयरन के कोरोजन्स को आप क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। कोरोजन्स ऑफ आयरन का मतलब हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको बोलते हैं आप रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्ट लगना, जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन में बेसिकली क्या होता है? इट इज अ हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ क्या होता है बेटा? हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड का ये हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, जिसका फार्मूला है Fe2O3.XH2O। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप इसको क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो आपको करना क्या है? कोरोजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप लिख सकते हैं सीधी सीधी बात, डिटोरिएशन ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस डिटोरिएशन इज कॉल्ड कोरोजन्स। कोरोजन्स ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। और केमिकली रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है कि जो केमिकली इस रस्टिंग ऑफ आयरन में जो केमिकली यूज होता है, एक तो वाटर यूज होता ही है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज होता है, ऑक्सीजन का भी यूज होता है और मॉइस्चर। ये इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन्स ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो